जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये सीरीज यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए और यूपी पीएससी द्वारा जो आरओ का एग्ज़ाम नेक्स्ट जब भी आएगा उसके लिए प्री के लिए ये दोनों मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। और जीएस कहीं भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा अगर जीएस का, तो उसके लिए पूरी तैयारी इसमें मतलब आपको एक मतलब बृहद स्तर पर तैयारी आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो ये टॉप 20 की सीरीज़ है, लेकिन टॉप 20 की सीरीज़ होते हुए भी इसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, जिससे आपके कम से कम नहीं तो 30 से 35 प्रश्न एडिशनल तैयार होते हैं। यानी कि 20 प्रश्नों के साथ साथ आपके 35-40 प्रश्न ऐसे तैयार होंगे जो कि आपको कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं रेगुलर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारियां भी देता रहता हूं। कोई न्यूज़ कुछ किसी भी प्रकार की हो जो परीक्षा से संबंधित, वो भी जानकारी मैं आपको प्रदान करता रहता हूं। तो उस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप चैनल पर बने रहिए, ठीक है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं इसमें। देखिए, इसमें सरल प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे और कठिन प्रश्न भी मिलेंगे। तो आप ये निश्चिंत रहिए, ये सभी प्रश्नों का एक मिला जुला जो है एक सेट है, ठीक है। सिर्फ एकदम सरल क्वेश्चन नहीं है। देखिए, आपने पढ़ा है, अगर कोई चीज़ रिवीजन किया है तो आपको वो चीज़ें सरल लगेंगी। लेकिन आपने अगर कोई छात्र या छात्रा जो है उसने थोड़ी पढ़ाई नहीं की है या रिवीजन नहीं किया है तो उसको ये प्रश्न कठिन लगेंगे, ठीक है। तो दोनों स्तर के इसमें है। इसमें यहाँ पे टेस्ट 3 लिखा हुआ है ये, लेकिन ये टेस्ट 4 है बेसिकली, ठीक है। 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं इसके, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से वो तीनों देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने करवाई हैं उसमें। 60 क्वेश्चन पहले करवा दिया है, यहाँ से 61वें नंबर से शुरू हो रहा है ये। तो आप ये मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन जो करवाए हैं मैंने, उससे 100 प्लस क्वेश्चन वो हैं उसमें, कुल व्याख्या सहित मिला करके, ठीक है। तो बेहतर आपको तैयारी अगर करनी है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थोड़े ही दिनों में मैं एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करूँगा, जो कि बहुत ही मिनिमल मतलब चार्जेस होंगे उसके, आपको उससे जुड़ सकते हैं और उसमें आपको वो सारी जानकारी मिलेगी। मैं आपको थोड़े ही दिनों में बताऊँगा, ठीक है। तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, फटाफट शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखिए, न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, अभी जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था आपने देखा होगा, उसमें पूछा था कि न्यायालयों में जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायालयों में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में। तो उसमें वो 124 अनुच्छेद 124(1) करके ऑप्शन था, वो सही था। वो चीज़ मैंने पढ़ाई भी थी, बताई भी थी सारी चीज़ें। तो देखिए, इसमें क्या है, 124 में जो अनुच्छेद है वहीं से शुरुआत होती है सर्वोच्च न्यायालय की। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना और आपका गठन है उसका वर्णन दिया हुआ है 124 में। 126 में क्या है, 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, मैं बता रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मैचिंग में आता है। यूपी पीसीएस में आपको लिस्ट जो आती है ना, लिस्टिंग, एक तरफ एक सूची 1 दे देगा और एक तरफ सूची 2, ठीक है। तो ये सूची 1 और सूची 2 में मिलाने के लिए ये वाले पैटर्न में बहुत प्रश्न पूछा गया है ये। तो ये जो अनुच्छेद मैं बता रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद भी रहेगा, 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको मेरे साथ ही हल कीजिएगा और बताइएगा लास्ट में कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा कि कितना आप कर पा रहे हैं प्रश्नों को, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया कि इसमें गठन के बारे में बताया गया है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। किस स्थिति में करते हैं, जब मुख्य न्यायाधीश नहीं है या उनका मतलब उनकी नियुक्ति नहीं हुई है उस समय, ठीक है। 125 में ये वेतन वगैरह के बारे में बताया गया है। 127 जो इस करेक्ट इसका इस प्रश्न का उत्तर है वो अनुच्छेद आर्टिकल 127 है, जिसमें कि बताया गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है और क्यों होती है, वो सारा डिटेल्स जब
सुप्रीम कोर्ट का एक चैप्टर मैं बताऊंगा, उसमें आपको सारी ये चीज़ें बता दूंगा। वैसे अभी जान लीजिए कि जैसे तदर्थ का मतलब एडहॉक हो गया, जैसे आप कहीं पर जैसे कम मतलब ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे 15 लोग होने चाहिए या 15 जज होने चाहिए, लेकिन हैं आपके पास 5 ही या 10 हैं, तो जो 5 हैं उनकी पूर्ति मतलब नियुक्ति में टाइम लगेगा या जो भी है, तो कहीं जो जितने भी हाई कोर्ट हैं वहाँ से या फिर जो वरिष्ठ वकील हैं जो उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो उनकी नियुक्ति जो है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति CJI के सलाह पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक बार में बता दी आपको। 62 देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट क्या है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अनुसार संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)C जोड़ा गया। देखिए अनुच्छेद 19C क्या है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है। ये आपका कौन सा अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 21 तक अनुच्छेद, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, उसमें क्या 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, नहीं। 73वें में नहीं। ठीक है, 97th अमेंडमेंट जो हुआ उसके उसी के साथ ये जो प्रावधान किया गया ये जोड़ा गया, और सहकारिता को मूल अधिकार के रूप में संविधान में स्थापित किया गया। यानी इससे पहले सहकारिता को जो है वो मूल अधिकार के रूप में नहीं प्रदान किया गया था लोगों को, भारतीय नागरिकों को। तो याद रखिएगा, प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है कि जो सहकारी समितियां हैं उसको मूल अधिकार के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो 97th अमेंडमेंट हुआ था ये 2011 में। इसकी डेट ईयर भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये क्या है, ये बेसिकली तो ये एक मतलब संस्था है, ये गैर सरकारी संस्था है। ये कहाँ की संस्था है, ये फ्रांस की। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। तो ये आप मतलब मान सकते हैं कि इसमें पूछा क्या है कि क्या है ये, तो ये एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये कह सकते हैं इसमें। ठीक है, 63 का ये जो बी है याद रखिएगा इसको। ठीक, ये भी इंडेक्स वगैरह कुछ जारी करता है। ये एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है अभी कि कौन सा इंडेक्स देता है, ये जारी करता है, लेकिन चूँकि डॉक्टर्स विदाउट है तो मेडिकल से संबंधित ही रिपोर्ट कोई ना कोई जारी करता होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अभी हाल ही में मैंने एक प्रस्तावना पर पूरा वीडियो बनाया है बढ़िया सा, आप उसको देख लीजिए। एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे प्रस्तावना से संबंधित। तो मैंने आपको उसमें एक ट्रिक बताई थी, SSID याद रखिएगा, ताउम्र आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे। सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी और ये ड्यूटीज़, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और इंटीग्रिटी। इसमें इंटीग्रिटी नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यानी कि आपका ए और सी कहाँ है, बी में है। ठीक है, तो 64 का आप याद रखिएगा। ये मैंने ये चीज़ बता दी आपको, SSID, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। डी इसलिए बता रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो जोड़ी गई थी वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ी गई थी। और एक प्रश्न और उसी से संबंधित पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पर या किस आयोग की सिफारिश पर वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। तो आप स्वर्ण सिंह समिति याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने मूलतः जब इन्होंने कहा था तो इन्होंने 8 मूल कर्तव्य जो है इन्होंने प्रस्तावित किया था। ठीक है, सिफारिश की थी, लेकिन जोड़ा गया था 10। 11वां जो जोड़ा गया वो कौन सा जोड़ा गया, आप कमेंट करके बताइए। वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा। ठीक है, कौन सा 11वीं ड्यूटीज़ कौन सी जोड़ी गई, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो कौन सा जो संविधान ये था, कौन सा शासन अधिनियम था जो आपको केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था। तो ये 1935 वाला भारत शासन अधिनियम था, जिसमें राज्यों में द्वैध शासन समाप्त करके उसको केंद्र में लागू कर दिया गया था। ये व्यवस्था 1919 वाले अधिनियम में शुरू की गई थी कि राज्यों में द्वैध शासन होगा, लेकिन उसको 1935 में, और ये किस उसके सिफारिश पे किया गया था, तो ये आपको याद होगा, जो क्रिप्स नहीं, ये साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन ने ये सारी रिपोर्टें दी थी, उस पर मतलब
1919 वाला जो अधिनियम था उसको उसका जो रिवीज़न वो किया गया था, उसके आधार पे उसने सिफारिश की थी कि ये राज्यों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया जाए। तो 1935 का अधिनियम उसी का वो मतलब परिणाम था, ठीक है, उसमें ये चीज़ें बदल दी गई। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मैंने वो प्रस्तावना वाला जो वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए या पीसीएस लेवल के लिए, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्ज़ाम को आप जब देने जाते हैं तो जीएस वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। देखिए, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली बात तो इससे संबंधित 2-3 प्रश्न है, मैं बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख लीजिएगा उसको। लिख लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये बात की गारंटी है। देखिए, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था 1946 में हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ये सारे प्रश्न हैं, ये मैं मतलब सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, नोट करते जाइएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा का जो निर्माण होता है वो किस मिशन के तहत होता है? तो कैबिनेट मिशन के तहत होता है, ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना होती है। और ये इसकी जो पहली बैठक है वो कब होती है? वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति होती है, चुने जाते हैं वो, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट होते हैं इसलिए उनको चुना जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यानी चुने जाते हैं, नियुक्त नहीं, चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसी से संबंधित एक डेट और है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका जो है वो प्रस्तुत की गई, जो आगे चलकर भारतीय संविधान में प्रस्तावना का रूप लेती है, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से कवर किया। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आई होप कि वो सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? तो ये किस किस कंट्रीज़ में है न्यायिक पुनरावलोकन? देखिए, तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ये विशेषता के रूप में भी देखा जाता है संविधान इसमें। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो यूएसए के उससे लिया गया है, प्रेरित है, यूएसए से प्रेरित है, यानी कि भारत और यूएसए में ही है न्यायिक पुनरावलोकन। बेसिकली जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो आप सुप्रीम कोर्ट जो अपने ये देता है ना, सुप्रीम कोर्ट निर्णय वगैरह देता है, या किसी चीज़ का मतलब कोई वो बना नियम बना, कानून बना, विधि बनी कोई, उसका भी वो पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये शक्तियाँ किसको दी गई हैं? ये सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची, देखिए, जो संघ और राज्य शक्तियों का जो विभाजन है वो, ये जो बता रहा हूँ मैं, जो प्रश्न मतलब बता रहा हूँ वो सब एक एक प्रश्न है। ये शक्तियों का विभाजन किस सूची में है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 7वीं सूची में, याद रखिएगा, 7वीं सूची है संविधान में। 7वीं सूची मतलब कुल सूचियाँ जो हैं वो 12 सूची हैं, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7वीं सूची में ही ये शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि कौन किन विषयों पर नियम बनाएगा, विधि बनाएगा। तो संघ सूची होती है एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची, ठीक है। तो समवर्ती सूची के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। संघ पे संघ बनाता है, राज्य में राज्य बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, यानी जो कुछ विषय ऐसे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिएगा। ये समवर्ती सूची वाला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में उससे प्रेरित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये देखिए, अभी 69 में प्रश्न जो है उसमें अभी मैंने आपसे बताया था ना आपको कि 3 सूचियां हैं, तो उसमें कितनी कितनी प्रविष्टियां हैं या विषय कितने कितने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको मैच करना है। यानी कि आप इसमें देखिए कितने कितने विषय हैं, क्या क्या हैं, वो पूछा गया है इसमें। तो देखिए, संघ सूची में 97 विषय हैं, बिल्कुल एकदम सही है। राज्य सूची में 67 हैं, बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। अगर ओरिजिनली पूछा जाए तो देखिए, ओरिजिनली इसमें 100 थे, ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे 61 थे राज्य सूची में, और आपके जो ये वाला था इसमें ये अभी एकदम मैचिंग में है, ये आमने सामने।
इसमें जो है वो 52 प्रविष्टियाँ थीं। तो ये भी याद रखिएगा, क्या पता उस समय पूछ ले, ये याद रखिएगा, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो ये सारे एक दूसरे के ये मैचिंग में है, यानी ABC ये एकदम मैचिंग में है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? देखिए कोहिलो केस जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, किस चीज़ से? तो लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, और वही एक उसी से संबंधित केस हुआ था ये, तो वो चीज़ याद रखिएगा। वो केस किससे संबंधित था? वो लैंड रिफॉर्म से ही संबंधित था, और वो लैंड रिफॉर्म का जो विषय है मतलब वो 9वीं अनुसूची से है, ठीक, याद रखिएगा। जैसे 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल वाला है, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला है वो 10वीं अनुसूची में है, तो वो भी याद रखिएगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची, बेसिकली 11वीं अनुसूची में ये नगर अपना ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। ग्राम पंचायत में आपके 29 विषय हैं जिस पे ग्राम पंचायत अपना नियम या जो भी उनको शक्तियाँ दी गई हैं उस पर वो है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है जिसमें उनको 18 विषय हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो ये भी याद रखिएगा। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसको ज़रूर बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होगा, तो उसको कहते हैं गणतंत्र, ठीक है। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसीलिए वो अपने भारत को हम गणतंत्र मानते हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले जो है मतलब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए उस समय तक गणतंत्र नहीं थे हम। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, चुन के उनको मतलब राष्ट्रपति घोषित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और उसके बाद से हम पूरा पूर्णतः गणतंत्र हो गए। इसीलिए गणतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये किसका कथन है? तो कथन के बारे में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें, एक वीडियो छोटा सा बनाया हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये कथन जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, तो वो याद रखिएगा आप, ठीक है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह आपको पता होगा कि राजकीय चिन्ह कब किया गया था। मैंने पॉलिटी में जो इसका प्रारंभिक जो ये है अपने लेसन है, उसको प्रारंभिक अध्याय में मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं, तो वो याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947। बेसिकली इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है, ये सारे ऑप्शन बेसिकली गलत हैं, 22 जुलाई होनी चाहिए। तो 22 जुलाई 1947, तो वो याद रखिएगा। 22 जुलाई, ये इसमें ऑप्शन गलत है, 22 जुलाई 1947 को उसमें स्वीकार किया गया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, ठीक, याद रखिएगा इसमें, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का ब्यौरा देती है? देखिए सूची से संबंधित भी मैंने बना रखा है ताबड़तोड़ रिवीजन वाले में। 2 प्लेलिस्ट मेरे वीडियो मतलब चैनल की ज़रूर देख लीजिएगा, एक ताबड़तोड़ वाली और एक GS बूस्टर, ठीक है, GS बूस्टर और ताबड़तोड़, ये 2 प्लेलिस्ट अगर आप देख लेंगे तो GS से रिलेटेड आपका कोई भी कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ताबड़तोड़ स्पेशली इसीलिए बनाया ही गया है कि आपको कम समय में ढेर सारी जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारियों का रिवीजन हो जाए। तो जो राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन मतलब स्थानों का ब्यौरा है वो 4थी अनुसूची देती है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आप अगर वीडियो देखना चाहें तो मैं बता रहा हूँ आपको, ताबड़तोड़ सीरीज़ का है, उसमें 30 वीडियो हैं, लगभग 29 या 30 हैं, वो देख डालिए, सारा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था? तो देखिए पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मतलब मूल अधिकार था, ठीक है, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको सांविधिक मतलब ये संवैधानिक मूल अधिकार से हटाकर इसको मतलब वैधानिक अधिकार बना दिया, यानी विधिक अधिकार बना दिया इसको, ठीक है, और इसको विधिक अधिकार बना दिया। किसके अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद में इसको भेज दिया था? 300 का में इसको भेज दिया। मतलब यहाँ से पहले ये इसी में था, मूल अधिकार में था, यानी कि जब जहाँ 12 से लेकर 32 के बीच में था, लेकिन उसको
44वें संविधान संशोधन हटा करके कहाँ प्रतिस्थापित किया गया, तो 300 काम में कर दिया गया था, वो विधिक अधिकार हो गया। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखिए, ये सीधे सीधे ऐसे भी मतलब प्रश्न मतलब पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ही पूछे जाते हैं प्रश्न। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये जो अनुसूचियाँ लिखी हुई हैं किससे किससे संबंधित है वो भी बता देता हूँ। जैसे पहली अनुसूची किससे संबंधित है, तो पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध करता है। ठीक है, दूसरी अनुसूची क्या है, दूसरी अनुसूची आपकी संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में देता है। तीसरी अनुसूची में उनके शपथ का प्रारूप बताता है। ठीक है, बहुत सारे हैं उसमें जो जितने भी, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल इन सब का छोड़ करके बाकी सबका है इसमें शपथ वाला। ठीक, चौथी में बता दिया, ये राज्यसभा वाला है, स्थानों का आवंटन, वो पूरा मैंने बता रखा है। सब आप देखेंगे तो सूची अनुसूची ये सब जितनी भी हैं वो सब मैंने बता रखा है उसमें, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, मेन क्या है, भाग कौन से हैं, कहाँ किस में क्या है, वो सब बता रखा है। एक रिवीजन के तौर पे मैं फिर भी एक बार लेकर आऊँगा उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है 76 में कि आप किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता, तो देखिए इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता पूरी मतलब इसमें आती है, ये अनुच्छेद के अंतर्गत 25, 26, 27, 28 चार अनुच्छेद हैं, ये चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं। चारों नहीं, ये तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला हो गया। तो इसमें जो 25 वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25, वही है जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि आप मतलब अपने जो धर्म के मानने के लिए जो स्वतंत्र हैं, और अगर उसके लिए कुछ आप पहनते हैं तो वो आपको मान्य है। जैसे वो लोग कृपाण और ये सब धारण करते हैं ना, ककहरा, तो वो उनका अधिकार माना जाता है। 24 में तो ये बलात् श्रम, ये जो है ना बाल श्रम, इसके कारखानों में बाल श्रम का निषेध। ठीक है, 26 में भी आप बता सकते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में। ठीक है, 27 में क्या है, 27 में आपका करों के संदाय में जो है वो छूट है। ठीक, तो बता दिया मैंने, 25 बता ही दिया कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने का जो है वो 25 में ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? देखिए, अगर आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। प्रस्तावना में जो है, उद्देशिका में भी ये चीज़ आप पढ़ने को आपको मिलेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है, क्या क्या, तो उसमें देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विचार, जब इसीलिए मैंने बोला था कि आप उसको, ये बेसिकली संविधान की बात करके आप अगर प्रस्तावना कर देंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये है, और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था महान्यायवादी के ऊपर। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके ऊपर ही मैंने बताया था आपको वो सारी चीज़ें जो कि प्री और मेन से रिलेटेड हैं, वो सब क्लियर किया है मैंने। आप उसको देख लीजिएगा, उसको भी मैं दे दूंगा लिंक में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका महान्यायवादी है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके कौन से अनुच्छेद के तहत होती है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, 76 के अनुच्छेद के तहत इसमें नियुक्ति की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के कौन से अनुच्छेद में दी गई है, आप ये देखिए। उपराष्ट्रपति का जो है आपका ये 63 है। हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद। महान्यायवादी बता ही दिया मैंने आपको 76 के अंतर्गत। ये निर्वाचन आयुक्त आपको पता होगा कि 324 से 326 के बीच में है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश आपको पता ही है कि जो नियुक्ति होती है वो अभी जो करंट में है, ये लोग, उनको नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, ये जैसे अभी उपराष्ट्रपति भी नए मतलब ये बने हैं, चुनाव हुआ है इनका, माननीय जगदीप धनखड़। महान्यायवादी अभी मैंने बताया है आपको। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भी हैं उनका भी नाम याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा। अभी
जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये तो इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि नाम भी पूछे जाते हैं, जो नियुक्तियां होती हैं ना करंट में वो भी पूछे जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? कहने का मतलब ये है कि कहाँ पर बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू किया जाना चाहिए या करना है। तो ये आपका DPSP में बताया गया है। DPSP क्या है भैया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है, कौन से अनुच्छेद में है? तो अब आप अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 40, ठीक है, 40, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, मैचिंग में आते हैं ये सब। बेसिकली अनुच्छेद दे देगा एक तरफ ये सब ऐसे दे देगा, ऐसे जो ये दिया हुआ है यहाँ ऐसे दे देगा और यहाँ पे अनुच्छेद दे देगा, फिर आप मैच करते रहो उसको। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन समाप्त हुए यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि ये मतलब क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, क्या सुधार करना है कुछ तो भी बताइएगा आप, अच्छा है बुरा है जो भी है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए फ्री में तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए आप। एडवांस में आपको शुभ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। बहुत कल भी मिलेंगे, कल लाइव आएंगे, देखते हैं अगर हो सकता है तो, नहीं तो जैसा भी होगा मिलेंगे, एक बार बातचीत करेंगे आपसे। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको चैनल की तरफ से, आपके पूरे परिवार को। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से मनाइए, दीपावली मनाइए, बढ़िया से मनाइए, मिठाइयाँ खुशियाँ जो है वो बांटिए और लगातार देखिए कि आपके आसपास इस दिवाली में अगर कोई भूखा ना सोए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसा मतलब आप इतना सक्षम हैं कि किसी को कुछ दे सकते हैं, कपड़े, गिफ्ट, मिठाइयाँ, तो वो आप आसपास में जो ऐसे लोग दिखें आपको, उनको ज़रूर दीजिए। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, तो अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।